हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 25 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग या इंटरनेट के अनुप्रयोग। तो सबसे जो मुख्य रूप से फोकस किया गया सिलेबस में वो अनुप्रयोग के तहत ही पूछा है, इन सभी के अनुप्रयोग। तो इससे पहले हमने सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसके क्या क्या तत्व हैं और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं पहले लेक्चर में, तो आप उसको भी देखें। और इसके जो आज का लेक्चर होगा वो मुख्य रूप से अनुप्रयोग में होगा, और इसके अलावा जो अनुप्रयोग बच जाएंगे उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके साथ ही जो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट के उपयोग या सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, जो भारत सरकार का सबसे मुख्य कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को डिजिटल करना था या डिजिटल साक्षरता से अनुकूल करना था। इसके अलावा इंटरनेट से लगभग भारत के 70% आबादी को जोड़ना लक्ष्य रखा गया था, 70 से 80% को। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसके तहत पूरे गांव गांव में हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे ताकि सभी लोगों को, ग्राम पंचायतों की मदद से सभी लोगों को हर गांव में इजीली और फ्री में इंटरनेट एक्सेस किया जा सके, और वो जितने भी सरकारी सेवाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उन्हें घर बैठे एक्सेस कर सकें और प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ लोगों के अंदर जो टाइम ज़्यादा लगता था या फिर जितनी भी परेशानियां होती थी उन्हें ख़त्म करना, साथ ही साथ जो कागजी कार्रवाई था उनको भी ख़त्म करना था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये मुख्य रूप से जो फोकस किया गया था वो 3 स्तर में अवसंरचना विकास को देखा गया था। तो अवसंरचना विकास में सबसे पहले जो बात कही गई थी उसमें ये किया गया था कि ये जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इंटरनेट का आधारभूत संरचना को स्ट्रॉन्ग करना। तो इसके तहत पहले 2.5 लाख गाँवों को उच्च गति वाले फाइबर ऑप्टिक्स या प्रकाशीय तंतु से जोड़ा जाएगा, जो कि 2017-18 तक 1 लाख गाँवों को जोड़ा भी जा चुका है। तो इसी के तहत जब सारे गाँवों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ दिया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस करने वाले जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो सकेगी, और जितने भी सेवाएं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो, या फिर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की योजना हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या योजनाओं का लाभ हो, वो डायरेक्ट अपने गांव से उठा सकते हैं, जो कि ग्राम पंचायत की मदद से किया जाएगा। इस योजना के तहत जो दूसरा स्टेप रखा गया था वो रखा गया था जो कि डाक विभाग है। भारत में पोस्ट ऑफिस और डाक विभाग बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर सभी पोस्ट ऑफिसों को एक तरह से इंटरनेट हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटरनेट हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा तो वहाँ पर जितने भी ग्रामीण होंगे या ग्राम पंचायत जितना भी होगा वो उस एक गाँव को कवर करेगा, और उसे एक तरह से फ्री में इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है, और उसका उपयोग भी सारी सेवाओं के लिए किया जा सकता है एक गाँव में रहकर। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन, ऐतिहासिक भवन, इनको भी इंटरनेट हॉटस्पॉट रूप में विकसित किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इंटरनेट सेवा इजिली और फ्री में उपलब्ध हो सके। तो ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य थे और इसके तहत ही उन्होंने कार्य करना था। और इसका जो लक्ष्य था, जो कि पीपल ओरिएंटेड या फिर लोगों के लिए, क्या उन्होंने अपने आप को एक तरह से बना के रखा था कि लोगों में क्या क्या बदलाव देखना चाहते थे, तो वो थे जो मैंने पहले बताया कि ई क्रांति के तहत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों को मुहैया कराना, ये पहला था। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक नौकरियां पैदा करना। इससे क्या है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सेवा का विकास होगा तो बहुत सारी सेवाएं जो लोग बाग ग्रामीण क्षेत्र में एक्सेस कर पाएंगे, तो उनके साथ से बहुत सारे रोजगार भी ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप होगा, और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें नई नौकरियां जो कृषि रूप में प्रधान है, उसके अलावा जो नई नौकरियां हैं उस पर भी विकसित हो सकेगा, ताकि जो लोग युवा बेरोजगार हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार पा सकें और अपनी जो दिनचर्या है या फिर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर सकें, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति है। प्रारंभिक कृषि कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जितने भी कृषि के कार्यक्रम है, कृषि की जानकारी है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी जानकारियाँ हैं, चाहे वो कीमत से हो या खाद से हो या कोई योजना से रिलेटेड हो, वो भी डायरेक्ट ग्राम पंचायत की मदद से सीधे ग्रामीणों को दिया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यानी सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था, ताकि ग्रामीण लोगों को जो कि सूचनाओं से अपरिचित होते हैं, उन्हें सूचनाएं प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, ताकि वो बेहतर तरीके से योजना और सूचनाओं को नहीं जान पाते, ताकि उनका जो गलत इस्तेमाल होता है उसे रोका जा सके। और इसमें जितना भी कालाबाजारी होती थी कृषि में, चाहे वो करप्शन होता था इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से या फिर मीडिया में, जितने भी चीज़ें होती थी जिसमें मुख्य रूप से होती थी सरकारी कामकाज में जो लेट लतीफ़ होता था, उन्हें सही किया जा सके और इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, और इसी के तहत से डिजिटल जो संरचना विकास था उस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था।
आगे जो इसका अनुप्रयोग है उसमें ई सुविधाओं, इंटरनेट सुविधाओं का विकास करना था, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी विकास किया गया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा फसल बीमा ऐप लाया गया है। इसके तहत क्या है कि किसान अपने घर बैठे अपने फसल का बीमा कर सकता है, उसमें भी एक क्लिक में, कि आपको जितना भी आपका रकबा है उसे आप इंटर करें, उसका एक फ़ोटो क्लिक करें और उसके बाद अपना नाम और अपना एक आईडी बना लें, और उस आईडी के तहत आप उसका बीमा कर सकते हैं मिनिमम प्रीमियम देकर। और इस प्रीमियम में भी आधा आपको देना, आधा गवर्नमेंट पे करेगी। तो भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, समन्वय, जानकारी के समुचित प्रचार प्रसार और पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया है। यह एक एंड्रॉयड आधारित ऐप है जो किसानों को सीधे बीमा करने की सुविधा देता है। और बीमा कैसा होगा, तो बीमा 50% व्यक्ति देगा इसका प्रीमियम का, और 50% कौन देगा, सरकार। तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा जो ऐप है वो है एग्रो मार्केट ऐप। इसके तहत कीमत का पता लगा सकते हैं आप अपने घर बैठे, आप किसी भी मार्केट या किसी भी मंडी की कीमत का पता लगा सकते हैं। और पूरे राष्ट्रीय स्तर का एग्रो मार्केट ऐप है जिसमें राष्ट्रीय स्तर की कीमत का पता लगता है, ताकि आप अपने जो भी आपका फसल है उसके उत्पादन का आप बेहतर से बेहतर रेट प्राप्त कर सकें। तो इस ऐप के माध्यम से सभी मंडियों को एक साथ जोड़ा गया है तथा सभी उत्पादों का वर्तमान कीमत रेट उपलब्ध कराता है। और साथ ही साथ मंडी के जितने भी सिस्टम होते हैं या फिर जितने भी कार्य करने की प्रणाली होती है उसे भी अवेलेबल कराया जाता है, ताकि जो नए लोग किसान मंडियों से जुड़ते हैं उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान हो सके, और जो छोटे किसान हैं उनके लिए क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसे भी इस चीज़ पर दिखाया जाता है। किसान अपने उत्पाद को सही रेट पर बेच पाता है तथा घर में ही कीमत का पता लगा सकता है, ताकि उसे जब बेचना होगा या जिस कीमत का वो इंतजार करता है उस कीमत पर अपने मार्केट पे अपना सामान बेच सकता है। तो एग्रो मार्केट ऐप ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। आगे है पूसा ऐप। यह भी गवर्नमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। यह एक रिसर्च सेंटर की तरह कार्य करता है तथा समय समय पर नए उत्पादों उर्वरकों की जानकारी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से उर्वरक आपके फसल के लिए अच्छे होंगे, उस उर्वरक का नाम, उस उर्वरक की विधि, उसकी उपलब्धता, सब कुछ की जानकारी पूसा ऐप पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ उसका बाजार भाव उपलब्ध होगा। इसके अलावा सरकारी सब्सिडी या फिर सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा आपको, इसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। इसके अलावा किसान सुविधा ऐप है। किसान सुविधा ऐप आपको मौसम की जानकारी उपलब्ध कराता है आपके क्षेत्र में, कि अगले एक महीने या फिर एक वीक में किस तरह से मौसम परिवर्तन हो सकता है। आप उस हिसाब से अपने सब्जी का या फिर खेतों का या फसलों का आप संरक्षण करें, ताकि उनका देख रेख आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो किसान सुविधा ऐप में ये सारी चीज़ों का अवेलेबल कराया जाता है। भुवन ओलावृष्टि ऐप, ये बहुत बेहतर ऐप है। इसके तहत क्या होता है कि ओलावृष्टि होने की स्थिति में आप उसका एक पिक्चर क्लिक करो, इस ऐप में आप अपलोड कर दो, आपका अपने आप उस चीज़ को कंसिडर कर लिया जाएगा, और उस खेत के बारे में जैसे ही वो भुवन ओलावृष्टि ऐप पर एंट्री होगी, तो आपके जो भी बीमा की रकम है या राशि है उसका भुगतान आपको सीधे आपके खाता में कर दिया जाएगा बिना वेरिफिकेशन के। अगर कंपनी वेरीफाइड करती भी है तो वो उस फोटो के हिसाब से उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी का जो बेहतर उपयोग है उसमें आप स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लें, आजकल ऑपरेशन से लेकर सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, और इन सब चीज़ों का प्रोसेस जो है वो बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुका है। आजकल लेजर ऑपरेशन हो गए, या फिर आई टेस्ट हो गए, आई के ऑपरेशन हो गए, या फिर किसी भी तरह से जो कार्य हैं उनमें से फ्रैक्चर से लेके अन्य तरीके से जो डिलीवरी होते हैं वो सारे के सारे किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं। तो इसमें जो अभी भारत में चल रहा है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है। आप घर बैठे किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, टाइम टेबल सब कुछ ले सकते हैं, और बेहतर तरीके से आप उनको अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी समय पर जाकर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी गवर्नमेंट कॉलेजों या सरकारी कॉलेजों को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक साथ जोड़ा गया है, और इसके तहत एक जगह से अगर दिल्ली से भी कोई व्यक्ति बेहतर जानकारी किसी बीमारी के या किसी रिसर्च पेपर के बारे में देना चाहता है या मेडिसिन के बारे में देना चाहता है, तो एक जगह खड़े होकर सारे कॉलेजों को एक साथ ये लेक्चर दे सकता है और अपनी जानकारी साझा कर सकता है। तो सभी कॉलेजों को जोड़ा जाएगा जिससे एक साथ सभी जगह पर नए दवाइयों, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया जा सके। इसी को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कहते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के तहत ही ये सारी सेवाओं को एक साथ कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है मातृ और शिशु भ्रूण हत्या, या फिर भ्रूण के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनमें जो मृत्यु दर है, मातृ में शिशु मृत्यु दर है, उसको कम करने के लिए इसको एक ट्रैकिंग सिस्टम लाया गया, जिसके तहत 9 महीने तक पूरी जानकारी माँ और उसके बच्चे के बारे में माँ को और उसके जो भी परिवार हैं उनको दिया जाएगा। इस ट्रैकिंग सिस्टम के अनुसार आपको समय समय पर टीका की जानकारी दिया जाएगा, स्वास्थ्य परीक्षण होगा, और पोषण की सुविधा के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं हैं जो आपके बेहतर पोषण, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करती हैं, इसको भी बताया जाएगा।
आगे है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी आप जितने भी यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं या फिर नेट से कनेक्टिविटी करके आप किसी भी ऐप से माध्यम से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में पॉसिबल हो चुका है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इसके तहत आजकल लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जो आप घर बैठे किसी भी सेमेस्टर या किसी भी क्लास को आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। खासकर जो कोरोना काल में उसमें सभी स्कूलिंग से लेकर कॉलेजेस के सारे क्लासेस को क्या किया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। ये सूचना प्रौद्योगिकी का ही उपयोग है, जिसके माध्यम से चाहे वो जूम नेटवर्क के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी भी आईडी के माध्यम से जो लेक्चर्स उपलब्ध होते हैं वो किससे किए जाते हैं, तो वो होते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सारे पीडीएफ उपलब्ध कराया गया गवर्नमेंट की तरफ से एनसीईआरटी के ऐप में। वो ऐप का नाम है ई पाठशाला ऐप, आप इसको डाउनलोड करें और इसमें सभी पीडीएफ और सभी बुकों का आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं और उसको शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही सभी कक्षाओं के वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हैं, जो कि आप उन्हें भी देख सकते हैं और उनके सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया गया है। सारांश वेब पोर्टल भी है, स्वयं पोर्टल भी है, शाला सिद्धि ऐप है जो सीबीएसई के माध्यम के बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट्स के ऐप हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और बेहतर शिक्षा को और ज़्यादा एक साथ मजबूती करने के लिए ज्ञान नेटवर्क के तहत इसे भी जोड़ा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है वित्त क्षेत्र। जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि सारे बैंकिंग सेक्टर हैं वो अब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही जितने भी उनके नेटवर्क हैं उस पर काम कर रहा है। इसमें से आईटी सेक्टर के माध्यम से ही, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग हो या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे कार्यरत हैं जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हों, चाहे वो हाउसिंग हो या बीमा कंपनी हो, सभी कुछ वित्त क्षेत्र के जितने भी काम हैं उसमें सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर का ही हाथ है। तो सबसे पहले जो नोटबंदी के टाइम में जो डेवलप किया गया था वो यूपीआई ऐप के बारे में किया गया था, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। यह वित्तीय लेन देन को सरल करने के लिए बनाया गया ऐप है। इसकी सहायता से किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट प्रदान किया जा सकता है, या तो उसके मोबाइल नंबर की सहायता से, आधार नंबर की सहायता या खाता नंबर की सहायता से। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसमें सिंपल से है कि आप अगर उस ऐप का यूज़ करते हैं, आप उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो अगले व्यक्ति को आप पेमेंट जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो उसके खाता नंबर में, मोबाइल नंबर में या फिर उसके आधार नंबर, ये तीनों चीज़ों पे एक्सेसिबल है और आप इन्हीं तीनों की मदद से पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूपीआई ऐप है, सबसे कॉमन है आजकल। फ़ोन पे, गूगल पे, जितने हैं सब में यूपीआई का इस्तेमाल होता है। तो यूपीआई को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बारे में अगर और नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगला जो फाइनेंस सेक्टर में है वो है AEPS, यानी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से आजकल देखा होगा जो क्यूसेक हैं वो आधार के माध्यम से आपका पेमेंट कर देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी वित्तीय लेन देन है वो आधार के माध्यम से किया जाता है, वो इसी के माध्यम से किया जाता है। इसी की सहायता से केवल फिंगरप्रिंट का उपयोग करके पैसे जमा किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। USSD इसका सिंपल से है, जो कि जिनमें इंटरनेट कनेक्शन है जिस मोबाइल में, जो कि तो इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसमें *99#, इसके माध्यम से आप जितने भी पेमेंट हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। यह एसएमएस पर आधारित पेमेंट ट्रांसफ़र करने की प्रणाली है, जिसके लिए *99# डायल किया जाता है। यह 2G मोबाइल को पेमेंट ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। अभी हम आगे 2G 3G 4G ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है वो ई वॉलेट। ई वॉलेट में सबसे इम्पोर्टेंट है पेटीएम, फ़ोन पे, और इसके अलावा जो अभी गवर्नमेंट का चल रहा है पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसका भी ऐप है, उसका भी वॉलेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह मोबाइल ऐप की सहायता से सबसे सरलतम तरीके से पेमेंट ट्रांसफ़र करता है। जैसे QR कोड, एक क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, उसको आप जैसे ही स्कैन करते हो कैमरे से तो उसका आपको एक एड्रेस मिलता है। उस एड्रेस पे आप पेमेंट को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हो, जिसकी सहायता से पेमेंट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसे कैमरे की सहायता से स्कैन कराया जाता है। तो ये होता है ई वॉलेट। ई वॉलेट के बारे में भी आपको आना चाहिए। बिल पेमेंट ऐप, जितने भी ऐप हैं वो सभी अब तो बिल एक्सेप्ट करने लगे। इसमें बिल पेमेंट के माध्यम से आप जितने भी आपके बिल हैं, चाहे वो लैंडलाइन के हो, पानी के हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के हो, या इसके अलावा भी आप जितने भी क्रेडिट कार्ड या अन्य जो भी बिल आप पेमेंट करते हैं वो सारे बिल पेमेंट आप एक जगह बैठकर अपने घर बैठे कर सकते हैं। जबकि बाकी टाइमों में पहले उनका पेमेंट बैंकिंग माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से आपको जाकर और कराना पड़ता था। इसके अलावा अन्य ऐप हैं, उनमें से हैं आवास ऐप। इसके तहत आप प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ले सकते हैं। आवास से रिलेटेड कौन कौन सी योजना अभी संचालित हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं।
साथ ही साथ गवर्नमेंट अभी कौन सी नई स्कीम लेकर आई है तो आप उसे भी जान सकते हैं। तो ये होता है अन्य ऐप में, आवास ऐप में। माई सड़क ऐप में आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र पर निवासरत हैं, आपके यहाँ सड़क नहीं बनी है और आप उस सड़क को बनवाना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ आप पूरी अपनी डिटेल दें, अपने आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड हों और इसके बाद आप वहाँ उस सड़क का फ़ोटो क्लिक करें, उसकी स्थिति बताएं। वो अपने आप ही जीपीएस के तहत उसको लोकेट करेगा और उसके एड्रेस के सहित इस ऐप पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और इस पर गवर्नमेंट आपको रिस्पॉन्स देगी और आपके सड़क को बेहतर करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा माई गवर्नमेंट ऐप, इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी जानकारियाँ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आप जितने भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें और उपलब्ध सेवाओं का इस्तेमाल अन्य सारे कार्यों में कर सकें। अगला जो ऐप है वो है प्रगति ऐप। प्रगति ऐप में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का डाटा पीएम ऑफिस में उपलब्ध होता है और ये पीएम ऑफिस के द्वारा ही सारे डाटा को रिलीज़ किया जाता है, जो कि ऑफिशियल डाटा होता है किसी भी गवर्नमेंट का, जो कि कार्यरत गवर्नमेंट अपने बारे में जानकारी इसमें किस में देता है, प्रगति ऐप में। आप इस ऐप में डाउनलोड करें, इस ऐप में जाकर आप हर योजना, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, या किसी भी तरह की जो योजना संचालित होती हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर पे हो, इस ऐप के माध्यम से आप गवर्नमेंट के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में प्रगति या प्रोग्रेस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने कार्यों की रिपोर्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी योजना थी भारत सरकार की वो थी डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का मतलब ऐसा है, ऐसी साक्षरता जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा साक्षर किया जाएगा जो कि आप जितने भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के, उन्हें अपने आप डिजिटल तरीके से या फिर मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी इंटरनेट संचालित माध्यम के तहत से एक व्यक्ति स्वयं उपयोग कर सके और उसको संचालित कर सके। तो ये होता है डिजिटल साक्षरता। इसके अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति और समुदायों द्वारा आम जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को हम डिजिटल साक्षरता कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा, सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता। आप गलत तरीकों के लिए आपको गवर्नमेंट प्रोत्साहन नहीं देगी और ना ही आपको सिखाएगी। तो ये सही तरीके से आप अपनी स्थिति और अपनी योजना और अपने जो भी आपको लाभ मिलती हैं सरकार की या फिर योजनाओं की, या आप अपने एजुकेशन पे बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के तहत सरकार विभिन्न ट्रैकिंग एजेंसियों के साथ मिलकर राशन डीलर, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आईटी ट्रेनिंग का आयोजन करेगा। सबसे पहले किनको किया जाएगा, ये जितने भी जो राशन डीलर होते हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, आशा कार्यकर्ता होते हैं, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो घर घर जाकर लोगों को इस प्रति साक्षर कर सकें और उन्हें जितने भी फाइनेंस के ऐप हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट की योजनाओं के ऐप हैं उनके बारे में जानकारी दे सकें, उनके यूज के बारे में बता सकें और अपने जितने भी उनके फ़ायदे हैं उनको समझाया जा सके। ये सारा डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत किया जाएगा। डिजिटल साक्षरता का उद्देश्य जो मैंने बताया वही है, एक व्यक्ति को इतना डिजिटल साक्षर बनाना कि वह डिजिटल उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि या किसी सूचना के लिए इंटरनेट पर खोज सके और ईमेल भेजने और प्राप्त करने में सक्षम हो। इतना इसका उद्देश्य, इतना कार्य एक डिजिटल साक्षर व्यक्ति को आना चाहिए, जो कि भारत सरकार 70 से 80% लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना चाहती है। ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, तो ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों की सहायता से नज़दीकी आईटी सेंटर बनाए जाएंगे या फिर ग्राम पंचायत की मदद से ही ये सारे के सारे ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा। ये हो गया डिजिटल साक्षरता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जा चुका है, ई कॉमर्स या एम कॉमर्स दोनों एक ही होते हैं। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स और एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। ठीक है, आजकल बहुत सारे जो कॉमर्स होते हैं, बहुत सारे जो लेन देन हम मोबाइल के माध्यम से कहते हैं, तो उसे एम कॉमर्स भी कहते हैं। तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखने हैं। तो आपको सभी को पता है ई कॉमर्स के यूज आजकल सभी कर रहे हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जितने लोग भी सामान खरीदते हो वो सारा का सारा क्या है, ई कॉमर्स के माध्यम से ही आप पॉसिबल कर पा रहे हैं। जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी कहते हैं। इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाओं खरीदना, बेचना तथा ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना एवं डेटा शेयर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। चाहे वो उत्पाद खरीद रहे हो या सेवाओं को खरीद रहे हो या किसी चीज़ को बेचना हो या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र हो या डेटा शेयर करना हो या किसी तरह के अन्य जो सुविधाएं जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित हो सकती हैं, वो सभी के सभी ई कॉमर्स को माना जाएगा। ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तथा सेवाओं का व्यापार भी होता है। इसमें सभी तरह के सेवाओं का व्यापार होने लगा है, साथ ही साथ सेवाओं का व्यापार भी होता है ई कॉमर्स के माध्यम से। और ये कितने प्रकार के होता है, तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। बिजनेस टू बिजनेस मतलब एक बिजनेस अगर
कंपनी है और दूसरी बिजनेस कंपनी, अगर मान लो एक नॉर्मल एक हार्डवेयर की कंपनी है और एक सॉफ्टवेयर की कंपनी, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अगर एक हार्डवेयर की कंपनी है तो वो सॉफ्टवेयर के बिना वो हार्डवेयर कार्य करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्या करता है? परचेस कर रहा है ना सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक हार्डवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर बेच रही है, तो कंपनी टू कंपनी जो बिजनेस होगा उसको क्या कहेंगे? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहा जाएगा। इसके अलावा बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें सी का मतलब क्या है? कंज्यूमर। तो इसमें डायरेक्ट जैसे कस्टमर है, हमको जो कोई भी बिजनेस कंपनी है वो हमको अगर कोई सामान बेच रही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से हमको मिलता है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी कहा जाएगा। इसके अलावा सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का सी बस एग्जाम्पल आप ओलेक्स से समझ लो। एक कंज्यूमर था जिसने उसको खरीदा और उसके बाद वो वही कंज्यूमर दूसरे को, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, लेकिन वो उसी को प्रोडक्ट को बेच देता है ओलेक्स में। तो उसी तरह से उसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांसफर होता है। इसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर में बहुत सारी सेवाओं का होता है, जो कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर की सेवाओं का इस्तेमाल करता है। तो ये भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेवा हो गई। इसके अलावा सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस के साथ डील करते हैं, किसी भी बिजनेस के साथ में, कि वो किस तरह से उसको यूज करेंगे, और बिजनेस के साथ उनका जो भी लेन देन होता है उसे कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। कस्टमर टू बिजनेस या कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। और बी टू जी, इसमें बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी सेवाएं हैं वो किसके माध्यम से संचालित हो रही हैं? तो वो हो रही हैं टीसीएस के माध्यम से, तो उसे बिजनेस टू गवर्नमेंट माना जाएगा। और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के साथ कंज्यूमर, मतलब हम जितने भी प्रदेश के जितने भी निवासी रहते हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार से ये प्रकार हो गए बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट और कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। तो ये आपको सारे आना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट क्या है? तो ये है परंपरागत कार्य कॉमर्स से बेहतर होता है क्योंकि यह कागज रहित तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है। 24/7 क्या होता है? सुविधा उपलब्ध होती है। आप किसी भी समय सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और आपको इसमें टाइम लिमिट का कोई वो नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपको रेट है आप उसको ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसके अलावा बहुत ईजिली होता है। और जो दूसरे तरह का कॉमर्स होता है, जो कि फिजिकल कॉमर्स होता है, उसमें लोगों को सामान ढूंढने के लिए परेशानी होती है। यहाँ दूर दूर मार्केट में जाना पड़ता है, लाने ले जाने की परेशानी होती है। इसमें डायरेक्ट आप एक बार एक क्लिक पे ऑर्डर करते हैं, आपके घर पर सामान डिलीवर कर दिया जाता है। भारत में सबसे जो प्रमुख हैं वो हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और स्नैपडील। ये ई कॉमर्स के सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से ऐप हैं और बिजनेस। अगला है ईमेल। ईमेल भी सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा इस्तेमाल जो हो रहा है अभी के डेट में, वो ईमेल का ही हो रहा है। ईमेल आज भी लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का हो रहा है। हालांकि आजकल मैसेंजर वेबसाइट जो कि व्हाट्सअप है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ईमेल का एक अलग ही रुतबा है, अलग ही मामला है। ये क्या है? तो ईमेल एक डाक सेवा है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट के उपयोगकर्ता कर सकते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं को विश्व के किसी कोने में पहुंचाया जा सकता है और बहुत त्वरित रूप से किसी भी सूचना को आप पहुंचा सकते हैं और उस सूचना को ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। ईमेल शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉरेस्पॉन्डेंट भेजते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ही आप ईमेल कर सकते हैं। ये फिजिकल रूप से पेरेंट्स नहीं है, ये डिजिटली रूप से आपके एक मॉनिटर से दूसरे मॉनिटर में आपको सूचना प्रदर्शित करेगा। प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ईमेल कहा जाता है। पत्राचार भेजने और प्राप्त करना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। आप फोटो, कविता, डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा मूवी, या सब कुछ जो चीज़ आप चाहते हैं ईमेल के माध्यम से आज भेज सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया ईमेल और इसका उपयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अगला है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है? तो ब्रॉडबैंड का जो मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रॉडबैंड। इसका जो एग्जैक्ट है वो है ब्रॉड बैंड विथ, मतलब कि बड़ा बैंड विथ। एक तरह से हाईवे होता है ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो ये क्या होता है? डाटा का हाईवे होता है, जो कि हाई स्पीड हाईवे एक तरह से मान सकते हो, जो कि एक्सप्रेस वे के रूप में आप इसको सपोज कर सकते हो। इसमें बहुत स्पीड रूप से डाटा होता है, वो ट्रेवल करता है, बहुत सारे डाटा एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं इस बैंड विथ पे। तो यही होता है ब्रॉडबैंड, ठीक है। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसमें कि वाइड बैंड की फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो सूचना है वो त्वरित रूप से, स्पष्ट रूप से और बहुत जल्दी, फ्रिक्वेंसीज की हाई होती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी आपको अवेलेबल कराता है, बहुत तेज़ी गति से भी कार्य करता है। इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिट करने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा कोई भी प्रदान कर सकता है, चाहे वो एक टेलीफोन कंपनी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर केबल कंपनी हो।
तो इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कोई एक ही व्यक्ति इसको प्रोवाइडर रहेगा, नहीं होगा। आप अगर गवर्नमेंट से ब्रॉडबैंड के एक लिमिट आपको एक्सेस करते हैं, आप कोई भी कंपनी को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास एक केबल होना चाहिए या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि ब्रॉडबैंड की सर्विसों को प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर तक, तो आप कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड तकनीक में फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेसिंग होती है और बाद में इस फ्रिक्वेंसी को केबल मॉडेम की सहायता से सिग्नल में बदल दिया जाता है। ब्रॉडबैंड एक ऐसा ट्रांसमिट माध्यम है जो विभिन्न रेंज के ऑडियो और वीडियो फ्रिक्वेंसी को भी सपोर्ट करता है और इसी के माध्यम से बहुत तेज़ी गति से डाटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो लाइव क्लासेस हैं वो इसी के माध्यम से ऑर्गेनाइज हो पाते हैं। विभिन्न रेंज की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करने के कारण इसकी सहायता से एक समय में अधिक इन्फॉर्मेशन को विभिन्न फ्रिक्वेंसियों पर एक साथ भेजा जा सकता है। ब्रॉडबैंड का उपयोग व्यवसाय, मनोरंजन, ई गवर्नेंस, दूरस्थ शिक्षा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। ये आपको उपयोग इसका भी पता होना चाहिए। अब इसका प्रकार क्या है, बैंडविड्थ के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से है वो DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, वायरलेस टर्म्स एक तरह से टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको आना चाहिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा केबल मॉडेम, फाइबर, वायरलेस, सैटेलाइट के माध्यम से, ब्रॉडबैंड, BPL, इसके माध्यम से भी आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो ये आप सभी के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिले वो आप लिख लें। तो ये था इंटरनेट का उपयोग या सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो पहले थे कि जो IT सेक्टर है उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, कृषि में कैसे होता है, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में जो आधारभूत संरचना को डेवलप किया जाता है उसमें कैसे, चिकित्सा में कैसे, शिक्षा में कैसे, कृषि में कैसे, वित्त क्षेत्र में कैसे, इसके अलावा इसके साक्षरता को किस तरह से प्रमोट कर सकता है, एजुकेशन को कैसे कर सकता है, ये आपको आना चाहिए। ई-कॉमर्स, ईमेल और ब्रॉडबैंड, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी तैयार करें। इसके अलावा जो अनुप्रयोग बच गए हैं जिसमें से बहुत सारे हैं, जैसे कि वाईफाई, जो संचार के माध्यमों में आएंगे, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें, जबकि टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।